गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का कोर विषय 10 के अंतर्गत झारखंड के इतिहास में अध्याय 1, जिसके अंतर्गत 1908 का छोटा नागपुर रेनेसी एक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उस संबंध में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले अध्यायों में झारखंड के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन आज हम लोग जिस पर बात करने जा रहे हैं, जो छोटा नागपुर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, CNT 1908, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। इसमें कई अध्याय, लगभग 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, जिसका हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन इसके प्रधानों पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि अंग्रेजों ने किन परिस्थितियों में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पारित किया। आप लोगों ने अध्ययन किया है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उन्होंने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किया और बाद में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो उसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करते हुए दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार अपने पास रख लिया। चूंकि झारखंड बंगाल सूबा का ही एक पार्ट था, अतः स्वतः अंग्रेजों का अधिकार झारखंड पर भी माना गया। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में ढालभूम मानभूम के रास्ते प्रवेश किया। यहां पर अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं और जागीरदारों से युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अपनी तरफ मिलाया और अपना अधिकार पूरे झारखंड क्षेत्र में स्थापित किया। जब पलामू किला को कैप्टन कैमेक ने जीत लिया, तब छोटा नागपुर क्षेत्र के अधिकतर जमींदार जागीरदार उससे जाकर के मिल रहे थे। उसी क्रम में छोटा नागपुर का मुंडा राजा दरपरात शाह भी लॉर्ड कैप्टन कैमेक से मिलने गया और उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने यह माना कि वह प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये कर के रूप में अंग्रेजों को देगा। इसके बदले में अंग्रेजों ने उससे अपने क्षेत्रों में अपने ढंग से प्रशासन चलाने की इजाजत दी। अंग्रेजों ने समय के साथ झारखंड क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कई नियम और प्रावधानों के तहत अपनी शिकंजे को कसते जा रहे थे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने 1809 ईस्वी में थाना व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें जगह जगह पर थाना स्थापित किए गए और राजस्व वसूली चतरा में जो कलेक्टर बैठते थे वहां के माध्यम से होती थी। इसमें अंग्रेजों ने देखा कि हम झारखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र एक ही था कि हम अधिक से अधिक कर कैसे प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर नियुक्त किए, अमील नियुक्त किए और उसके माध्यम से वे अधिक से अधिक लगान प्राप्त करने के सभी हथकंडे अपनाए। लेकिन झारखंड में जो झारखंड की भूमि थी उतनी उपजाऊ नहीं थी जितना कि अंग्रेज उनसे लगान मांग रहे थे। लगान की दर बहुत अधिक थी, जो कि जिसे चुकाने में झारखंडी जनता असमर्थ थी, जिससे कि अब अंग्रेजों के प्रशासन के विरुद्ध झारखंड के लोगों में, स्थानीय जनजातियों में रोष उत्पन्न होने लगा। साथ ही साथ जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा,
जो झारखंड में भी विस्तारित किया गया उसका, उसमें यह एक तय प्रक्रिया थी कि एक निश्चित तिथि को जमींदार को अपना कर चुका देना पड़ता था। यदि उस तिथि तक, सूर्यास्त नियम जिसे कहते हैं, उस दिन के निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक यदि वह अपना लगान नहीं चुकाता था तो उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। और इस प्रक्रिया में झारखंड में भी जितने जमींदार स्थानीय जनजातीय मानकी मुंडा और राजे महाराजा थे, वे यदि समय पर लगान चुकाने में चूक जाते थे तो उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। और इस नीलामी प्रक्रिया में जो बाहरी लोग नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जमीन को एक्वायर करते थे, वे अधिकतर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रहने वाले थे, स्थानीय नहीं थे। और उन लोगों का जो नए जमींदार, नीलामी प्रक्रिया से जो नए जमींदार और जागीरदार बन रहे थे, उनके स्थानीय जनता से कोई लगाव नहीं था। जबकि जो पहले के स्थानीय जमींदार, जागीरदार और मुंडा मानकी थे, उनका स्थानीय जनता से एक अपनत्व का भाव था। वे स्थानीय रीति रिवाजों को मानते थे और जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होते थे। लेकिन जो नए नीलामी प्रक्रिया से जो नए जमींदार वर्ग आए बाहर से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वगैरह से, वे स्थानीय जनता से घुल मिलकर के नहीं बल्कि एक मालिक के रूप में यहाँ रहने लगे थे। जबकि जो पहले से परंपरागत रूप से जो मुंडा मानकी थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, वे समानता का व्यवहार करते थे लोगों से। इससे भी जनजातीय समाज, स्थानीय मूल निवासियों में एक अलगाव उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज कड़ाई से लगान वसूल कर रहे हैं और एक सूर्यास्त नियम भी था, तो बाध्य होकर के जमींदार, जागीरदार भी लगान को कड़ाई से वसूलना शुरू कर दिया। क्योंकि यदि वे लगान समय पर नहीं चुकाते तो उनकी भी भूमि नीलाम कर दी जाती। अब जब लगान कड़ाई से वसूल किया जाने लगा तो स्वाभाविक था कि जनता उसे चुकाने में देशमत रहती है, तो एक मात्र रास्ता विद्रोही था। इसी क्रम में झारखंड के विभिन्न इलाकों में कई विद्रोह उत्पन्न हुए। इसमें एक कोल विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह 1832 का। इसमें जो आदिवासियों ने विद्रोह किया, उसमें लगान व्यवस्था और उनकी भूमि जो नीलामी प्रक्रिया से हस्तगत की जा रही थी दूसरे लोगों द्वारा, वह मुख्य कारण था। अंग्रेजों ने इस कोल विद्रोह को बलपूर्वक दबा तो जरूर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह सोचने पर बाध्य हो गए कि आखिर क्या कारण है कि झारखंड में आदिवासी हमारे शासन, हमारी व्यवस्था के विरुद्ध इतने विद्रोह कर रहे हैं। तब उन्होंने झारखंड क्षेत्र के स्थानीय रीति रिवाज, परंपराओं का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक सुधार प्रक्रिया आरंभ करने की ओर आगे बढ़े। उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ के जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उसमें कैसे सुधार किया जाए, इसी एक्ट के प्रावधानों को लागू किए जाने का विचार 1899 ईस्वी तक स्थगित रहा। पिछले 100 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रशासन ने मौजावार खेवट और खतियान तैयार करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने अपने प्रशासन के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया और 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वे का काम प्रारंभ हुआ और 1902 ईस्वी तक अधिकतर सूचनाएं एकत्रित कर ली गई। इसके बाद इसमें कई संशोधन और सुधार के पश्चात 11 नवंबर 1908 को इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को स्वीकार कर लिया गया, प्रधान को पास कर दिया गया, जिसे बंगाल के जो भाग था यहाँ पर झारखंड में, उसमें भारत सरकार अधिनियम
1892 के धारा 5 में जो पास हुआ था 1892 में भारत परिषद अधिनियम, उसके धारा 5 में इस छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को शामिल करते हुए अंग्रेज सरकार ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी और इस तरह से छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट इस क्षेत्र के मूलवासियों, जनजातियों के लिए भूमि प्रलुंठन जिसे कहा जाए, एक तरह से भूमि प्रलुंठन हो रहा था। लोगों, बाहरी लोग शुद्ध पर पैसे लगा करके उनकी भूमि को ब्याज न चुकाने के एवज में हथिया रहे थे, साथ ही साथ नीलामी प्रक्रिया से जो हथिया रहे थे, और साथ ही साथ अन्य जो बाहरी लोग यहाँ आकर के बस जा रहे थे और साम दाम दंड भेद और कई तरह के हथकंडे अपना करके स्थानीय जनजातीय भूमि को अपने नाम करवा रहे थे। उसको रोकने के लिए यह एक्ट एक प्रभावी कदम सिद्ध हुआ। लेकिन परिवर्तित परिस्थितियों में, आज के परिदृश्य में, इसमें कई संशोधन भी किए जा चुके हैं और इसमें समयानुकूल संशोधन किए जाने की भी आवश्यकता है। अतएव जो 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट झारखंड में पास हुआ, छोटानागपुर क्षेत्र के लिए पास हुआ, जिसमें 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, उन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। 21 अध्याय में कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं में क्या प्रावधान है, और साथ ही साथ जब देश आजाद हुआ तो इसके बाद उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए और उन संशोधनों में क्या प्रावधान है। और अभी 2016 में भी एनडीए की सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में थी, रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार, उसने भी सीएनटी एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया आरंभ की थी और उसमें भी क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। लेकिन एक दिन में पूरे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। अब आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने इसको कई पार्टों में करके आप नोट्स भी दे रहे हैं कई पार्टों में। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को दिया था इसके प्रस्तावना से संबंधित, जो मैंने आज आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, उसके संबंध में नोट्स दिया है। उसको अध्ययन करें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट किस पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था, उस नोट से पढ़ें और आज मैंने जो कुछ बातें रखी हैं उस पर भी गौर करें। तब आपको समझ में आएगा कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के मूल प्रावधान हैं, उसको क्या सोच करके, किस उद्देश्य से और किसके प्रति जिम्मेवार बनाते हुए लागू किया गया है। इसमें एक आपकी एक रेखा चित्र इस एक्ट के बारे में आपके दिमाग में बनेगा। तब फिर हम जब आगे कक्षाओं में एक एक करके इसके अध्याय और धाराओं को जानेंगे, तब हमें क्लियर कट यह एहसास होगा कि छोटानागपुर क्षेत्र के वासियों के लिए, छोटानागपुर जैसे पलामू भी आता है, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, ये दोनों प्रमंडल, इसमें जो जिले हैं वो सब इसके अंतर्गत इस प्रावधान में आते हैं। तो इस क्षेत्र के वासियों के लिए छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट कैसे मील का पत्थर है, इसमें कितने यहाँ के वासियों के लिए कितने सोच समझ करके और कितनी सहृदयता से प्रावधान किए गए हैं, इसमें आप जरूर इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आखिर है क्या। जब भी कोई भी सरकार आती है तो इसमें क्यों संशोधन करना चाहती है, विरोधी जो है, जो जनजातीय नामधारी पार्टियां हैं, उसे क्यों इसको विरोध करते हैं, और उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी 1908-10 माने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में झारखंड में कैसे बाहरी लोग छोटानागपुर क्षेत्र के लोगों की भूमि को अपने नाम करते जा रहे थे, अपने रीति रिवाज और यहाँ के लोगों को के साथ अपने को बढ़ावा दे रहे थे, और जिससे कि यहाँ की जनजातीय समाज अव्यवस्थित हो रही थी और उनका शोषण हो रहा था। इस संबंध में हम इस छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के दौरान जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगली कक्षाओं में।